अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के साथ साथ हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने का ऐलान कर रखा था। याद होगा आपको, ईद अब गुजर गई है लेकिन एहतजाज का कोई इम्कान फ़िलहाल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ के अंदर आपसी लड़ाइयों का महाज इस वक्त ज़रूर खुल गया है और इस मरतबा इंट्रा पार्टी लड़ाई का मरकज़ बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की सीनियर क़यादत एक दूसरे के ख़िलाफ़ मोर्चे संभाले खड़ी हुई है। एक तरफ वज़ीर आला हैं, दूसरी तरफ आतिफ खान हैं, शाहराम तरकई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही एक दूसरे पर साजिशों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस इल्ज़ाम तराशी के दौरान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट का दर दोबारा खटखटाने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की तस्दीक की और आज आज़म स्वाति ने कह दिया कि उन्होंने खान साहब ने उन्हें 2022 में आर्मी चीफ से रब्ता करने का कहा था। साथ ही उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि उन्होंने आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के ज़रिए भी बात करने की कोशिश की थी लेकिन दरवाजे नहीं खुले। अब नाज़रीन, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के दर से दवा की उम्मीद की बात से वैसे याद आया मुझे, आज खबर आई है कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों के एक वफ्द ने इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी इनकी खबर के मुताबिक इन मुलाकातों का जो मकसद है वो बानी पीटीआई के लिए रिलीफ हासिल करना है। खैर, तहरीक इंसाफ की इस कशमकश के दौरान नाज़रीन मुल्की सियासत में हुकूमती इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नहरों के मामले पर मामलात काफ़ी टेंशन में आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने बातों बातों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साथ छोड़ने का इशारा भी दे दिया है। और हुकूमत के लिए अपोजिशन और इत्तेहादी की टेंशन ही नहीं है बल्कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी मामलात के साथ साथ वहाँ जो मौजूद सियासी जमातें हैं उनका एहतजाज भी इस वक्त हुकूमत के लिए दर्दसर बना हुआ है। BNP मेंगल के सरबराह हैं अख्तर मेंगल साहब, वो कोयटा की तरफ मार्च का ऐलान कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने कोयटा आने की सूरत में अख्तर मेंगल को गिरफ्तार करने का पैगाम दिया है। हुकूमती पैगाम के बाद बलूचिस्तान में मौजूद दीगर जमातों यानी अवामी नेशनल पार्टी हो गई और जमहूरी वतन पार्टी हो गई, इन्होंने BNP के लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकने के खिलाफ बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इन तमाम अहम मामलात पर बात करेंगे। मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में आज मुझे फैसल चौधरी में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर बराए प्राइम मिनिस्टर हैं, ज्वाइन करें हैं कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों की मैं इजाज़त के साथ शाहिद रिन साहब जो कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत है, उनसे बात का आगाज़ करना चाहती हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है, अब बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कह दिया गया है कि अगर कोयटा आने की कोशिश की गई तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो शाहिद ज़रा ये फरमाइएगा, अख्तर मेंगल साहब बज़द हैं, वो कह रहे हैं कोयटा जाएंगे, हुकूमत कह रही है आने नहीं देंगे, गिरफ्तार करेंगे। वैसे ही बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बेहतर नहीं है और अगर ऐसे में हुकूमत और सियासी जमात आमने सामने आ जाती हैं तो क्या हालात ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएंगे? थैंक यू किरण फॉर हैविंग मी इन योर शो। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता रोके, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सरदार अख्तर मेंगल किस पॉइंट पर एहतजाज कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल ये है, वो एहतजाज कर रहे हैं BYC की लीडरशिप की गिरफ्तारी पर। दूसरा सवाल ये है कि BYC की लीडरशिप गिरफ्तार क्यों हुई? BYC की लीडरशिप के पास 2 अदद ऐसी लाशें मौजूद थी जिनकी फैमिलीज ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये लाशें हमें उनसे रिकवर करा के दें। उसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर और जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने रुजू किया, वहां जाकर बात की BYC की लीडरशिप से, उन्होंने लाशें देने से इनकार कर दिया। तो जब एक फैमिली जिनकी लाशें हो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लाशें रिकवर करने की रिक्वेस्ट कर रही हो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास BYC की लीडरशिप को गिरफ्तार करने के अलावा क्या ऑप्शन रह जाता था? इस एक पॉइंट पे सरदार अख्तर मेंगल एहतजाज कर रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल सिर्फ एक मुतालबा रख रहे हैं कि जी BYC की लीडरशिप को रिहा किया जाए, लेकिन वो इस पर बात नहीं कर रहे कि कहां कहां पर रूल्स की वायलेशन किस तरीके से हुई है। ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस वक्त अख्तर मेंगल साहब का जो ये लॉन्ग मार्च है, इसके शुरा है, ये कहां तक पहुंचे? क्योंकि आज के लिए तो उन्होंने ऐलान कर रखा था कि आज हर हाल में वो कोयटा पहुंचेंगे, पेशकदमी कर रहे थे, तो कितनी तादाद है अभी तक हुकूमत के मुताबिक मुजाहिरीन की? देखें, जिस दिन पहले दिन आज से 9 रोज कबल वो आए थे, वो दावा करते हैं पूरे बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर होने का, लेकिन उनके पहले दिन के जो एहतजाज की स्ट्रेंथ थी वो 4000 के करीब थी।
और गुज़िश्ता 9 रोज में ये 2500 से 1500 के दरमियान वेरी करती रही। मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया है? जी देखिए, किसी मुजाहिरीन को गिरफ्तार नहीं किया गया। आज हमारी क्लियर ये जो पोजीशन थी वो ये थी कि सरदार अख्तर मेंगल अगर क्वेटा में दाखिल होकर रेड जोन में धरने की कोशिश करेंगे तो रेड जोन में धरना अलाउ नहीं किया जाएगा। और गुज़िश्ता 9 रोज में जो सरदार अख्तर मेंगल के साथ नेगोशिएशंस हुई, आज से 4 रोज कबल हुकूमत ने एक पॉइंट पर फ्लेक्सिबिलिटी शो की और सरदार अख्तर मेंगल को ऑफर की कि वो क्वेटा में सरियाब रोड पर आके शावानी स्टेडियम में जो भी अपनी एक्टिविटी है करना चाहते हैं कर लें। सरदार अख्तर मेंगल ने फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की और वो बजिद रहे कि उनका धरना रेड जोन में ही होगा। हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं थी और अब गुज़िश्ता रोज एक डेवलपमेंट हुई जिस जगह पे हुकूमत उन्हें एहतजाज की इजाजत देने को तैयार थी, वहां से गुज़िश्ता रोज बारूदी मवाद बरामद हुआ, जिसके बाद हुकूमत के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि सरदार अख्तर मेंगल को इस वक्त क्वेटा आने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं कि क्वेटा में कोई भी नाखुशगवार वाकया ऐसे मौके पे पेश आ सकता है और उससे चाहे वो एक आम शहरी हो, एक सियासी कारकुन हो, किसी की भी जान जाना हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये फरमाइए, क्योंकि आप खुद भी तस्करा कर रहे हैं और जो अख्तर मेंगल साहब जिस एक 1 पॉइंट एजेंडे के साथ निकले हुए हैं, तो कहीं पर भी क्या किसी भी पॉइंट पर हुकूमत सोच रही है BYC की लीडरशिप को रिहा करने का, महारंग बलोच को रिहा करने का, या फिर ये क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन है? किरण, फिर एक काम करें, तमाम जेलों में जो कैदी हैं उनके लिए जेलें खोल दें। ठीक, यानी हुकूमत किसी भी पॉइंट पर इस बात पर आ ही नहीं सकती है। देखिए, मैंने आपको एक पॉइंट एलिब्रेट किया है कि BYC की लीडरशिप को गिरफ्तार क्यों किया गया, उसके रीजंस मैंने आपके सामने रखे हैं। जिन वरसा की वो लाशें थी, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो लाशें लेने गए, उस लाशें ना देने की वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है BYC की लीडरशिप की। ठीक ठीक ठीक। मुझे शायद प्लीज़ आखिर में ये भी कह दीजिएगा, कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बलूचिस्तान को उसकी आबादी के तनासुब से ज़्यादा वसाइल फराहम करा इस्लामाबाद, लेकिन ये वसाइल कोयटा पहुँच जाते हैं और जो बलूचिस्तान के अवाम है उन तक मुंतकिल नहीं होते हैं। देखें किरण, खुर्रम दस्तगीर साहब एक सीजन्ड और सीनियर पॉलिटिशियन है। उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक बात बहुत वजाहत के साथ करने की जरूरत है कि निस्फ पाकिस्तान को 210 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड के साथ बलूचिस्तान की कोई भी हुकूमत आ जाए, अलादीन का चिराग रगड़ ले, डेवलप नहीं कर सकती। मैं खुर्रम दस्तगीर साहब की बात का बहुत सख्त जवाब दे सकता हूं, लेकिन लाजमी सी बात है कि उनका एक एहतराम अपनी जगह पे मौजूद है। हाँ, ये हमें एतराफ करना होगा कि 7th NFC अवार्ड से कबल बलूचिस्तान को जो रिसोर्सेज थे वो कम थे। 7th NFC अवार्ड के बाद जो रिसोर्सेज बलूचिस्तान में आए वो रिसोर्सेज जमीन पर खर्च नहीं हुए, जिसका नुकसान हमने उठाया। और वज़ीर आला बलूचिस्तान इस बात का सरफराज बुख्ती बरमला एतराफ कर चुके हैं कि एटलीस्ट जो 210 अरब रुपए या 200-250 अरब रुपए हमारे पास मौजूद है डेवलपमेंट के, हम कोशिश करें अपनी बैड गवर्नेंस को काबू करें और उन चीजों को जो है 100% जमीन पर खर्च करें। ठीक, लेकिन जिस तरह से आप बात करें शायद सब सिक्योरिटी के हवाले से वो मामला जो है वो वाकई इंकशाफात हैं, लेकिन मुझे आप सिर्फ ये कंफर्म कर दें कि अख्तर मेंगल साहब को आज रात गिरफ्तार करने का कोई इम्कान है क्या? देखें, सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त कौमी शाहराहें को बंद किए बैठे हैं। हम अब भी हद्दुल वसा ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह डील किया जाए, जिसके लिए हमने 3 मरतबा अपने वज़रा की कमेटीज भेजी। आज बैकडोर पे गिरफ्तारी का इम्कान है, क्योंकि खबरें आ रही हैं ऐसी कि आज गिरफ्तार हो सकते हैं। देखें, सरदार अख्तर मेंगल जहां पर भी जिसे कहते हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। हमारी पोजीशन आज सुबह से वाज़ेह है, उनके MPO के ऑर्डर निकल चुके हैं। अगर कौमी शाहरा को वो मजीद बंद रखेंगे तो हुकूमत को आम मुसाफिर के लिए उस शाहरा को खोलना है और फिर उसे अगर बंद करने वाला चाहे कोई आम सियासी कारकुन हो, चाहे कोई सियासी रहनुमा हो, उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और गिरफ्तारी हो जाएगी, यानी आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पोजीशन वाजे कर दी है कि इस वक्त कौमी शाहरा बंद है और उस कौमी शाहरा को खोलना हुकूमत की जिम्मेदारी। अख्तर मेंगल छोटा नाम नहीं है ना शायद, इसलिए मैं वाजे तौर पर पूछना चाह रही हूँ। अगर फैसला हो गया है तो वाजे तौर पर बताएं। किरण, देखें, छोटा या बड़ा नाम नहीं होता, किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी हर शहरी के लिए बराबर होती है। जी जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपकी बात से वैसे समझ आ रहा है, आप कह रहे हैं MPO उनके ऑर्डर्स भी निकल चुके हैं और फिर ये कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है कौमी शाहरा को खुलवाने के लिए। शाहिद रिंद साहब, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। आपका बेहद शुक्रिया। मेरे 3 मेहमान साथ मौजूद हैं और आगाज़ हमने किया था इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा वज़ीर आला ने भी ये बात की कि वो पर्सनल कैपेसिटी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज़म सवाती साहब भी ये बता रहे हैं। इससे पहले भी हम ये बात सुनते रहे फैसल साहब
कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश हो रही है लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आ रहा। अब आज़म सवाती साहब ने एक वीडियो, इनका एविडेंस भी आ गया, उन्होंने बात की इस तरह की, ज़रा वो सुने फिर कमेंट कीजिएगा। सुनवाइए। मैंने खान साहब को याद दिलाया कि दिसंबर 2022 के अंदर जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर हो चुका था, आपने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं। उसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर के एक उस्ताद या उसके करीबी दोस्त, उनसे मावनत चाहिए, उन्हें बड़ी कोशिश की। डॉक्टर अलवी साहब के जरिए से काफी कोशिश की गई। इस वक्त एक बड़े मशहूर एंकर हैं, नाम नहीं लेना चाहता, उनके जरिए से हमने कोशिश की लेकिन दरवाजे नहीं खुले बातचीत के। फैसल साहब, उस वक्त दरवाजे नहीं खुले तो क्या अब हालात क्या तब्दील हो रहे हैं जो दोबारा कोशिश की जा रही है? देखिए, दो माइंडसेट है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है, सोलो फ्लाइट्स ली हैं, उसका नुकसान हुआ है, लिहाजा जो है वो बातचीत करके इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। दूसरा ग्रुप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्तों का मुखालिफ है और जो बलूचिस्तान लोग गए थे ये उसको हेड करते हैं और उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गुफ्तगू है ये नॉर्मलाइज करने के जो मामलात हैं उनके बारे में ज़रा मौक़िफ़ और है। पीटीआई का जो वर्कर है जी, इस वक्त वो सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता है और देखना चाहता है, वो इमरान खान साहब की रिहाई है। ये बात अगर आपको याद हो तो जनवरी 2025 में भी जब गौहर साहब की और अली अमीन की मुलाकात हुई तो उन दोनों के साथ जो बातचीत हुई तो अली अमीन साहब ने बनी गाला जाने का एक ऑप्शन जो है वो डिस्कशन के बाद फॉरवर्ड किया, तो उसके ऊपर भी बेल आगे मुंडे नहीं चढ़ी। अब जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर ऐसा कोई दबाव है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ गुफ्तगू करना चाहिए या निगोशिएट करना चाहेगी। उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है दस्तयाब, उन लोगों के पास कोई लाएअमल नहीं है। एक कोशिश की गई थी असद कैसर की तरफ से और उन लोगों की तरफ से, वो सीरियस एफर्ट थी जब असद कैसर साहब के घर पे खाना हुआ और मुश्तरका एक लाएअमल एक एलामिया जारी हुआ जिसमें मौजूदा हुकूमत को नुमाइंदा हुकूमत मानने से इनकार किया गया अपोजिशन की जमातों की तरफ से और नए इलेक्शंस को हल करार दिया गया और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब को मौलाना साहब के पास जाना पड़ा जी। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर जो है हुकूमत ने उसको बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसके ऊपर कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी और अभी तक जो है वो अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मौलाना साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन की मतवातर मुलाकातें होती रही हैं इमरान खान साहब के साथ, लेकिन उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सके। चौधरी साहब, ये हुकूमत के ऊपर दबाव में भी नाकामी है और जो ग्रैंड अलायंस बनना था उसमें भी नाकामी है, तो ये जो मौजूदा दस्तयाब लीडरशिप है उनकी नाकामी नहीं है? जी, मैंने अर्ज़ किया कि डेफिनेटली अभी तक वो इस सूरत हाल को का इदराक नहीं कर सके हैं कि जो तहरीक है उसमें एहतजाज एक लाज़िम मलज़ूम अंसर होता है, लेकिन उससे पहले आपको एक सियासी लाएअमल, एक तरीक़ेकार, एक दबाव भी तो क्रिएट करना पड़ता है। और इस वक्त पब्लिक अपराइजिंग 26 नवंबर को हमने देख ली, 4 अक्टूबर को भी देख ली, दोनों दफ़ा मौजूदा जो लीडरशिप है ये हाजिर नहीं हुई। इसमें चंद लोग अली अमीन आए थे, उनको ये क्रेडिट देना पड़ेगा। 26 नवंबर को उमर अयूब साहब, शायद खटक, 2-4 और जो दोस्त थे वो थे, लेकिन जो मैसिव मेजॉरिटी है दे ऑप्टेड नॉट टू अपीयर और लोगों की शादी भी हो गई हैं। वर्कर्स जो हैं, मैं नहीं समझता कि मौजूदा लीडरशिप की कॉल के ऊपर वो दोबारा निकलेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये अलग बात है कि जुनैद अकबर और आलिया हमजा के आने के बाद पार्टी की लेवल तक मुतहरक हुई हैं। पंजाब में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है,
लेकिन फिलहाल उस तरह की ये तहरीक नहीं बन रही है कि जहां पर दबाव डाला जा सके। अभी देखिए कि अभी जब अलीमा बीबी का जो धरने का उन्होंने कहा कि अगर उनको नहीं मिलने दिया जाएगा तो क्या पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनके साथ कोई यकजहती का इजहार किया किसी जगह पे या उनके साथ खड़ा होने का ऐलान किया? तो अभी तक कैसा कोई इनफैक्ट ईद से पहले तो हम सुन रहे थे कि शायद अडियाला के बाहर भी कोई एहतजाज वगैरह होना है, लेकिन फिर वो मामला भी हमें इस तरह से होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वज़ीर आज़म साहब को आगाह किया गया है जिस तरह की बातें पीटीआई की तरफ से हो रही हैं या पीटीआई के राब्तों के हवाले से? सर थैंक यू वेरी मच किरण, बहुत शुक्रिया। देखें, वज़ीर आज़म साहब इज वेल अवेयर, इवन एवरीवन इज वेल अवेयर, और हम सब ये देख रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, सिविल सुपरमेसी के गाने और तराने गाते हुए इनके गले बैठ जाते हैं। जो एक मतलब ये एक कोई छुपी बात नहीं, ये अज़हर मिन शम्स है, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि तहरीक इंसाफ को लाने वाले जनरल बाजवा थे, जनरल ज़हीर और जनरल पाशा की और फिर फैज़ की ये कारस्तानियत थी। तो हम तो ये कहते हैं कि आपको 3 बार खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत मिल गई, मरकज़ पे आप 4.25 साल हुकूमत करके गए हैं। वो जो गंद आपने किया है या जो मईशत बर्बाद की या जो आपकी पॉलिसियाँ थी जो पाकिस्तान के हक में कोई नहीं चली, सारी नेगेटिव में गई हैं, अब उसके बाद आपको ये सीख लेना चाहिए कि आपको बैठना चाहिए पॉलिटिकल क़ियादत के साथ। जैसे ही इमरान गिरफ्तार हुए तो उन्होंने पहले ये कमेटी बनाई थी, आज़म स्वाति साहब के बयान जो आज आप चला रही हैं, ये तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था और इमरान खान तो थक गए हैं। वो तो पहले दिन से ये कहते थे कि मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है, मैंने डीजीआई से बात करनी है। किसी भी जमहूरी माशरे में किसी जमहूरी लीडर का ये तर्ज तकल्लुम, ये तर्ज तखातुब और ये तर्ज मुतालिबा होता है? आई डोंट थिंक सो। इस तरह नहीं होता। जमहूरी लोग जमहूरी लोगों के साथ बैठते हैं। मैं फिर कहता हूं कि अब आपको फैन फॉलोइंग है, कल्ट फॉलोइंग है, व्हाटएवर आपकी पॉपुलैरिटी थी या है या कितनी गट के रह गई है, आपके अपने सफों में अव्वल तो ये देखें कि आपकी अपनी पार्टी में कितने लोग चाहते हैं कि आपका लीडर रहा हो। क्या अपोजिशन लीडर को ये सूट करता है कि इमरान खान रिहा हो जाए? नो, मुझे नहीं लगता। क्या अली अमीन को सूट करता है? मुझे नहीं लगता। क्या जो जिन के यूट्यूब के अकाउंट्स हैं और वो उससे डॉलर कमा रहे हैं, क्या उनको सूट करता है? नो, कभी भी नहीं। मेरे ख्याल में they should behave like a political party, they should know how to behave like a political leader, और उसके बाद ये बैठे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, इनको रास्ता मिलेगा, इनको स्पेस पार्टीज। इसी नवाज शरीफ के साथ आपको बैठना होगा। कल तक तो आप कहते थे ये वाली जो आपने बात की है ना कि लीडरशिप को क्या ये सूट करता है कि खान साहब बाहर आए या नहीं आए, इसका जवाब लेंगे फैसल साहब से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेट मी कंप्लीट कर ले। मैं 2 वर्ड कहना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ के साथ बैठेंगे, आसिफ अली जरदारी के साथ बैठेंगे, इसी MQM के साथ बैठेंगे, इसी मौलाना साहब के साथ बैठेंगे, इसी अवामी नेशनल पार्टी के साथ बैठेंगे, और जो जो डाके आपने 2018 में डाले थे, आज खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास डाके की हुकूमत है, इस पे अलान माफी मांगे और स्क्रैच से शुरू करें तो आपको रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू। ठीक, कादिर मंदुखेल साहब, सर ये फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। सर कि मुसलसल राब्तों में नाकामी होती रही, अब कुछ इंकशाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कर रहे हैं जब से खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब कोशिश की गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार कोई तब्दीली आ सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से खान साहब का एक्स वो भी खामोश है, वहाँ से उस तरह के जारहाना स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल किरण, अगर आप शुरू से इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देख ले और इनका जो लोगों के साथ बयान देख ले, वो एक ही मसला है कि हमें आर्मी चीफ से या उनकी फोकल पर्सन से या उनके किसी करंदे से हमें बात करने दें। वो ये कहना चाहता है कि अगले को गोद से उतारो, मुझे गोद ले लो, एक ही पॉइंट है। और मैं आपको याद दिला दूँ, कराची में एक अल्ताफ़ हुसैन हुआ करता था, जो ऐलान करता था कि नमाज तोड़ दो तो लोग नमाज तोड़ते थे। वो ऐलान करता था कि कल पुरअमन एहतजाज होगा तो यहाँ सैकड़ों लोग कत्ल हो जाते थे और सैकड़ों गाड़ियाँ जला दी जाती थी। उस शख्स ने एक एहतजाज किया था और एक तकरीर की थी
और उस तकरीर के बाद उस पार्टी का क्या हुआ, आज मुखबरों का टोला मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और इमरान डॉक्टर फारूक सत्तार की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। और आप इमरान खान साहब को क्या समझ रहे हैं, जिसने आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को रोकने की कोशिश की, जिसने जनरल फेज़ गैंगस्टर के ज़रिए पूरे सिस्टम को यरगमाल बनने की कोशिश की, जिसने अफवाज पाकिस्तान के अंदर दराड़े बनाने की कोशिश की, जिसने भाई भाई को, माँ बेटी को और बाप बेटे के बीच में जो दराड़े पेश की है, आप क्या समझ रहे हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट उसको इतना आसानी से आने देगा? अब उन लोगों से पूछे, और अगर सच्ची बात मेरे भाई फैसल चौधरी साहब मेरे पेटी भाई है, उनकी बात सोचो, कई मुलाकातें इनकी इमरान खान से हो चुकी है, क्या वो वहाँ पे जेल के अंदर एक ही मुतालबा नहीं कर रहे कि हमें आर्मी के साथ जो है ना हमारी सेटलमेंट करा दो? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक चीज़ हो चुकी है। आज देख रहे जो 1.5 महीना पहले उन्हें ऐलान कर दिए कि ईद के बाद एहतजाज होगा। आज आपको नजर आ रहा है, आज आपको नजर आ रहा है कि एहतजाज क्या कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो दड़े है, उनके अंदर जो इख्तलाफात है, वो आपके सामने ईद के बाद में नजर आ गया। एहतजाज क्या करेंगे, वो अपने आप को मुतहद कर ले तो बड़ी बात है। लेकिन वो नहीं हुआ। सही, बिल्कुल ठीक। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से अगर अभी संजीदगी मौजूद है भी, संजीदा हो भी गए, तब भी दूसरी तरफ से नो लिफ्ट का बोर्ड ही लगा हुआ है। फैसल साहब, अब पीटीआई के अंदर की पार्टी की जरा बात कर लेते हैं ना, कि जिस तरह के मामला अचानक से ईद के फौरन बाद लोग मिलते हैं, यहाँ पे टूट फूट की खबरें आ रही हैं। अब जिस तरह के वज़ीर आला साहब बयानात दे रहे हैं असद कैसर के हवाले से, आतिफ खान के हवाले से, एक तो आप उसे कैसे देखते हैं? फिर शेर अफजल मरवत साहब, उनको भी पार्टी से निकाला गया, वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि खान साहब ने मना किया था टिकट देने के हवाले से। देखिए, पहली बात, अगर आप इजाज़त दें तो इख्तियार भाई ने बात की है जमहूरियत की, जमहूरी माशरे की। तो जमहूरी माशरों में इलेक्शन चोरी नहीं किए जाते, जमहूरी माशरों में अक़लियत को अक्सरियत पे मुसल्लत नहीं किया जाता, जमहूरियत में ग्रेस के साथ लोग अपनी हार मानते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जमहूरी कदरें खो दी 8 फरवरी 2024 को, अगर कोई थी भी, अगर वो अपनी हार को तस्लीम करते तो उनका पॉलिटिकल कद बहुत बड़ा होता और आज वो गोशा नशीनी की ज़िंदगी ना गुजारे होते लाहौर में। यानी उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इजलास में उनके अपने भाई की हुकूमत के होते हुए उनको इनवाइट नहीं किया जाता, उनसे पूछना भी गवारा नहीं किया जाता। मियां नवाज शरीफ साहब किस जी इख्तियार भाई, आप जवाब बिल्कुल दे दीजिएगा, लेकिन ये बात बड़ी जी सर, बात ये है ना कि ये बात तो रिकॉर्ड के ऊपर है, या तो मियाँ साहब उसमें आए हों तो बात हो, मियाँ साहब ने कोई पोजीशन ली हो तो बात हो। डॉक्टर मालिक साहब ने ऑपरेशन के खिलाफ बात की। अब जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो केपी के हालात हैं, बात ये है कि इनके ऊपर टेररिज्म जो है ये कब से सूबाई मसला हो गया। हम तो पैदा हुए हैं तो वेस्टर्न बॉर्डर की सिचुएशन के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हमेशा लीड लेती थी। अफगान जहाद की पॉलिसी हो, तालिबान को एक्सेप्ट करने की पॉलिसी हो, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ने तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान वाहिद मुल्क था 1997 में जिसने तस्लीम किया। उसके बाद से अब वो उनका कोई और नाम आ गया। गुजारिश ये है कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो फिर आप जमहूरी में दूसरों की हैसियत को तस्लीम करते हैं। आप ये बात ये कहना मेरे दोनों दोस्तों की तरफ से धड़ में लड़ाई होती है, नामुनासिब बयान था, अली अमीन साहब का नहीं आना चाहिए था। मैं ब्रेक के बाद आपसे इस बात पे जवाब लूंगी, क्योंकि वो पहले वाली डिस्कशन पे आपने जवाब दे दिया। इख्तियार साहब, आप जरा रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से, मैंने ब्रेक लेना है सर। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसल जो कहता है ना, मैंने पहले भी इनको बताया था, और ये इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। पहले नवाज शरीफ किंग था, अब वो किंग मेकर बन चुका है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में वो क्यों नहीं आए, वो भी आपको मैंने बता दिया था कि पॉलिसी स्टेटमेंट वहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, वो प्राइम मिनिस्टर ने देनी थी और वो वहां पे मौजूद थे। तो एक लीडर जो था उसने अपनी आशीर्वाद, अपनी गाइडेंस देकर मियां शहबाज, बिल्कुल ठीक, आपका जवाब आ गया। इख्तियार साहब, मैं बहुत माजरत के साथ मुझे कट करना पड़ा। आप जानते हैं कि एक मजबूरी है कि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। एक छोटा सा अच्छा चल ठीक, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बहुत सारे मसाइल हैं, उन सब पे बात करनी है।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे 3 इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और बात अब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो रिफ्ट चल रही है उस पर हो रही है। तो फैसल साहब, जुनैद अकबर साहब हो गए, अली अमीन हो गए, आतिफ खान हो गए, असद कैसर, आजम स्वाति, ये जो कुछ कर रहे हैं ये खुद से होता जा रहा है या कोई वजह है पीछे जो अचानक से ये सब कुछ शुरू हुआ है? देखिए, हर किसी की अपनी वजूहात है। स्वाति साहब की तो ज़्यादा नाराज़गी जो है वो पार्टी से ये है कि जब वो जेल में थे जी तो उनके पीछे कोई नहीं आया और पार्टी आए में एक बड़ा ही ये जब से ये आए हैं, पहले तो पार्टी बड़ी इकट्ठी होती थी, जो लोग अंदर जाते थे लोग उनके लिए जाते थे, लेकिन अब ये कभी भी नहीं गए। मतलब सलार खान काकड़ हैं, उनकी बेल पे है, लेकिन उनकी बेल पे कभी कोई सीनियर लीडर नहीं गया, कोई वकील भी नहीं गए, आम वकील जो जाते हैं वहाँ पे। तो ये एक गिला है कारकुनान का, और कि जो अब स्वाति साहब का बड़ा सीरियस गिला है। स्वाति साहब की जो बयानात हैं कि 22 अगस्त 2024 को उनको जिन्होंने भेजा, अली अमीन साहब की पोजीशन का तो सबको पता है, लेकिन बाकी तो जो नाम लिए हैं लीडरान मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन उनको अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए थी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका राब्ता नहीं था, तो फिर इन्होंने किसके कहने पे उनको भेजा? लेकिन बतौर कारकुन मैं ये हक रखता हूँ कि मैं ये कहूँ। दूसरी बात यह है कि जो रिफ्ट्स हैं पार्टी के अंदर, एक तो वो कभी मीडिया पे आने नहीं चाहिए। मीडिया पे आने से उनका ये होता है कि आपको, ये हर पार्टी में होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ग्रुप्स होते हैं एक दूसरे की, लेकिन क्योंकि पीटीआई में ऐसी शख्सियत इस वक्त कोई नहीं है कि जो ये सबको संभाल सके। ये डिसिप्लिन का भी फुकदान है, और जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं वो खुद भी सबसे ज़्यादा जो है वो तो उसमें मुलव्वस रहते हैं। अब इशू ये है कि जैसे अब टिकटों के मामलात को इस मौके पे छेड़ना कोई ज़रूरी तो नहीं था। मैं एग्जैक्टली यही पूछने वाली थी। वज़ीर आला साहब तो बड़े जिम्मेदार शख्सियत हैं, तो वो क्यों ऐसे, जो पार्टी की दीगर क़यादत है, जोश में आ जाते हैं। अच्छा, उनके खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स, वो जोश में और ऐसी सिचुएशन में नहीं, वो जोश में आ जाता है। बड़ा अच्छा आदमी है, वैसे तो मेहनती भी बहुत हैं, समझदार भी है। यूट्यूबर्स को भी रगड़ दिया उन्होंने। नहीं, यूट्यूबर्स का तो चले, हर किसी की ओपिनियन है ना अपनी, वो तो यूट्यूबर्स को भी माइंड नहीं करना चाहिए, लेकिन गुजारिश है कि वो अली अमीन साहब को यूट्यूबर्स के बारे में वो काफ़ी पुराने ये ख्यालात ऐसे ही हैं, लेकिन उस दिन आई थिंक वो समटाइम्स होता है ना कि यू गेट कैरिड अवे। कैसर साहब वो कोई छोटे आदमी हैं, उनके लिए खान साहब ने कहा होगा कि टिकट नहीं देना इनको? नहीं, असद कैसे ये तो उसने सासी वाली बात तो नहीं हो सकती। असद कैसे साहब की और खान साहब की, पता कि खान साहब अंदर बैठे हैं, अब उनके बारे में उनसे मंसूब करके बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन नाम वो वजाहत दे सकते हैं, और नाम वजाहत उनको वो पोजीशन में भी ऐसी हैं। तो आई थिंक जो हम लोग बाहर हैं, जो हम तो कारकुनान में से हैं ना, जो लीडर्स हैं, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। देखिए, इस वक्त जो चीज़ मैं देखता हूँ वो ये है कि हमारे पास लाएमल क्या है। पार्टी लाएमल देने में नाकाम है इस वक्त कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या आपने लाएमल क्या देना है, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। हम कारकुनान वो देखने की, आप देखिए अब स्पेसेस में चले जाइए कारकुनान की, उनका लहजा तल्ख होता जा रहा है, उनके अल्फाज सख्त होते जा रहे हैं, शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आज भी, आप एक कन्वेंशन हुआ है पेशावर में, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला सबको मुराद से जैसी लीडरशिप को करेज तो दे, एटलीस्ट वर्करों का हौसला तो बढ़ा रहा है ना। तो ऐसा भी बंदा हमारे पास कोई नहीं है कि जो वर्करों को होप दिला सके। इमरान खान साहब के बयानात आते थे, वो भी फारिग कर बैठे हैं। बड़ी नाउमीदी की, पूरी लीडरशिप के लिए बड़ी ये नाउमीदी की बातें हो रही है, वैसे कि कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो सच बोलने का आदी हूँ। और फिर वो ना फॉरवर्ड ब्लॉक की भी क्योंकि बात होती रही है बार बार। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत-ए-हाल है वो मैं तो आपको बताऊँ, फॉरवर्ड ब्लॉक न बनना है ना, उसकी कोई वजह है बनाने की, वो बनाया जाता है। अब इस वक्त आपने फॉरवर्ड ब्लॉक बना के क्या करना है? हुकूमत पूरे कंट्रोल में है। हुकूमत ने 26 महीने तरमीम करा ली, उसके तहत उन्होंने अदलिया को भी मुती कर लिया है, पार्लियामेंट आगे सबसर्विएंट थी, इंतजामिया जो है वो ऊपर है। और मतलब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ये है ना, प्रॉब्लम ये जो अपोजिशन होती है, ये भी तो अपना किरण ये होती है ना कि आपको रोजाना इश्यूज बनाने होते हैं, रोजाना चैलेंज क्रिएट करने होते हैं, तो वो तो हो नहीं रहा, नैरेटिव भी कोई भी नहीं है।
नहीं केपीके में अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया ना सर, तो फिर ये जो मार्च होता है इस्लामाबाद की तरफ बार बार होता है, तो फिर ये हो नहीं सकेगा ना नहीं, सर। फॉरवर्ड ब्लॉक को केपी में नहीं बनना, वो अली अमीन ही रहेंगे। अली अमीन के ना हटाने की कोई इमरान खान साहब के जहन में कभी भी नहीं था। ये अहम काम का। वैसे कादिर बंदुखेल साहब की टर्न है, लेकिन ये केपीके के मामले से ना मुझे याद आ गया सर, अगर आप इजाजत है मैं एक जुमला इख्तियार वली साहब से ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। इख्तियार साहब, केपीके के हवाले से बातें हो रही थी, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ विजिट करेंगे और उस विजिट के दौरान परवेज खटक साहब बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर लेंगे PMLN में, ऐसा कुछ है क्या? और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये मियां साहब की रजामंदी से हो रहा है या किसी और की रजामंदी से हो रहा है सर? ये खबर मेरे तक तो नहीं पहुंची। अगर आपने कोई 2-3 महीने पहले व्हाट्सएप के ग्रुपों में कहीं पढ़ी है तो वहां से मैंने भी पढ़ी थी। बाकी इसमें कोई हकीकत सदाकत नहीं है, और अगर कुछ होगी तो फिर मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन यहाँ तक ये फैसल भाई ने एक बात की तो कि जो पराये मैंडेट पर डाका डालते हैं ये जमहूरी माशरों में नहीं होता। तो 2018 में आपने पराये मैंडेट पर, पराये नहीं, मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पर आपने डाका डाला था, आपके लीडर ने डाला था, आपकी पार्टी ने डाला था। और चले आप दोनों एक ही ट्रेन के सवार है ना सर। 2018 में इन्होंने किया, आपने 2022 2024 में बदला ले लिया। आपकी जो इख्तियार भाई की जगह ये नहीं कभी कहेंगे जिसने आपको ये खबर दी परवेज खटक वाली, उसके मुंह में खा के इख्तियार वली कहना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि हमने कौन सा बदला इनसे लिया है? हमारे पास मैंडेट है, ये तो हमारे ले लिया सर। ये तो नहीं, जमहूरियत से बिल्कुल नहीं। हम तो जमहूरियत के रखवाले हैं। हमने जेलें काटी हैं, हमने खून दिया है, हमने अपनी हड्डियां दी हैं, एक बार नहीं कई बार दिए हैं। कौन सी जेल है जो हमने नहीं काटी? कौन से गुनाह ऐसे नहीं थे जो हमने नहीं किए और उसके जुर्म की पादाश में हमने कैद काटे? हम तो नाकर्दा गुनाहों में कट चुके। आपके ऊपर तो बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, कहीं मुल्क तोड़ने की, कहीं दिवालिया बनाने की, कहीं 9 मई की, कहीं जेज के ऊपर हमले की, कहीं कायद के घर पे आग डालने की, कहीं कर्नल शेर के मुजस्समे को आग लगाने की, कहीं रेडियो पाकिस्तान को जला के खाक में मिला देने की। हमारे ऊपर तो ऐसे इल्जामात कभी नहीं थे। ये इल्जामात पीटीआई छोड़ के चले गए अख्तियार भाई, उन पे भी हैं या उन पे मौकूफ हो गए? ये जो पीटीआई में थे और उन पर उस वक्त ये इल्जाम थे, तो आपने कभी उसकी तस्दीक की थी कि इन्होंने ये काम किया है? जो आज अभी आप देखिए, आपने तो चलान में उनके नाम भी नहीं दिए। हाँ, वो लोग तो अभी पीटीआई को नहीं छोड़े, वो तो 40-40 मुकदमे ढूंढ रहे हैं। तो 9 मई एक पॉलिटिसाइज्ड इवेंट है। मेरा कहने का मकसद यह है, पिक एंड चूज आपने किया है। फैसल, डोंट गो फॉर अ क्रॉस शो। यू आर सिटिंग इन द स्टूडियो एंड आई एम ऑन डिजिटल कनेक्शन। आप मुझे बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि जिसके लिए आप मुझसे क्लीन चिट ले रहे हैं कि वो आज लॉन्ड्री से पाक होकर आ गए, जब वो पीटीआई में थे, क्या इसी परवेज खटक को आपने कहा था कि ये चोर है? क्या आपने कहा था कि ये जहांगीर तरीन ने इस तरह किया है, फलान है? महमूद खान के मुतालिक आपने कोई एक लफ्ज आपकी जमात ने कहा था? नहीं सर, लेकिन आप परवेज खटक को जेल भेजना चाहते थे उस वक्त। मैं तो क्लीन चिट तो आपके नाम ने दी है, कायम हूं। मैं किरण, मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं अपने मौकफ को वक्त और हालात और मसलहतों की वजह से कभी नहीं बदलता। आई एम द मैन ऑफ प्रिंसिपल। जो कह दिया, आप अभी भी ये समझते हैं कि बीआरटी में परवेज खटक ने करप्शन की और उन्हें जेल जाना चाहिए? मैं अभी भी कहता हूं कि जो उनके मुतालिक चार्जेस हैं उस पर प्रोब होना चाहिए। वो कोई एक केस नहीं था, और उसके मुतालिक जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो मंजर आम पर आनी चाहिए। हाँ, मेरे और उनके दरमियान बिल्कुल ठीक सीज फायर इलेक्शन तक है। इलेक्शन आएगा तो मैं और वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक। मंदुखेल साहब, सर अंसार अब्बासी साहब की खबर है, वो कह रहे हैं अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों के ग्रुप ने इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की है। ये कोशिश उन पसपर्दा मुज़ाकरात से अलग है जो पीटीआई और मुतालिका हलकों के दरमियान हुई थी। कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है सर इस खबर से मुतालिक? जी बिल्कुल इम्कान है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि खान साहब जेल के अंदर फैसल चौधरी साहब को मैंने हवाला दिए, कई मुलाकातें हो चुकी है।
वो तो रो रो के ये कहता है कि खुदा का वास्ता मुझे माफ़ी दिला दे। और यही बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ अल्ताफ़ हुसैन से, और कि वो भी कहते हैं बाबा बस करो, मुझे माफ़ कर दो। तो अल्ताफ़ हुसैन ने तो एक तकरीर की है, इन्हें तो पूरा का पूरा हरमी का अंदर जो ना इस्टेब्लिशमेंट का या उनके अंदर साजिशों का या उनके अंदर जो भी था, पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ऐसा हुआ। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि खान साहब को माफ़ी मिलेगी। और जो 1.5 महीने पहले ऐलान करते थे कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद बड़ा एक एहतजाज होगा, वो आपके सामने है। एहतजाज क्या, उनके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब को या महमूद खान चकज़ई साहब को या दूसरे तीसरे को इकट्ठे करने की बजाय वो अपने आप को इकट्ठे नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपनी है। एक बात मैं ज़रूर करूँगा, इख्तियार वली साहब मेरे छोटे भाई है, वो हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब किंग नहीं है, किंग मेकर है। ये क्यों नहीं कहते कि नवाज शरीफ साहब इज़ नो मोर? वो डॉक्टरों वाला नो मोर नहीं, सियासी नो मोर, ही इज़ नो मोर इन पॉलिटिक्स। तो ये बात की बजाय आप किंग मेकर कहते हो, तो ये मेरे ख्याल में अजीब सा जुमला है। वो कोई पॉलिटिक्स का उसको कोई लेना देना नहीं है, ना वो पॉलिटिक्स में होगा, ना उसका पॉलिटिक्स से ताल्लुक है। इसी शहबाज शरीफ साहब को आगे करेंगे क्योंकि उसके अंदर एक लचक है, उसके अंदर जो है ना वो एक नहीं, ये बात आप अभी के लिए कह रहे हैं या आगे की पेशेंट कोई भी कर रहे हैं? मैं अभी की भी कह रहा हूँ, आगे की भी कह रहा हूँ, अभी की भी कह रहा हूँ कि इज नो मोर इन पॉलिटिक्स। डॉक्टर वाला नहीं है, नो मोर इन पॉलिटिक्स। मैं देखिए किरण, मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो हमारी पार्टी है और हमारे लीडर हैं, और हमें पता है कि वो किस तरीके से हमारी गाइडेंस कर रहे हैं। जो पॉलिसियां इस वक्त हो रही हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि बिजली की कीमतों में जितनी रिडक्शन हुई है वो उन्हीं की दी हुई गाइडलाइन थी, वो उन्हीं का बताया हुआ फॉर्मूला था कि किस तरीके से। आपको नहीं पता कि एक एक मिनिस्टर के साथ मियां नवाज शरीफ साहब कितनी देर बैठकर उनकी बात सुनते हैं और उनको अपनी हिदायत देते हैं। हाँ, एक बात आपको बताऊं, जो आप कहते हैं ना, आई डोंट नो आपकी कितनी सियासी वो है मुसाफत है, बट मैं आई वाज 16 व्हेन आई जॉइन्ड द पॉलिटिकल फील्ड, और आई वाज From the start, I was in MSF, Muslim Student Federation, and Muslim League Noon. मैंने खान अब्दुल वली खान को सुना था कि उन्होंने जब 93 का इलेक्शन हारा तो उन्होंने कहा कि मैं आज से सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। और लेटर ऑन जब मुल्की हालात ऐसे हुए तो उनके अल्फाज मैंने फिर दोबारा सुने कि सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता और लीडर जो है वो मरकर ही रिटायर होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ही इज वेरी मच एवरीवेयर। सुने हैं तो उसके मुताबिक मियां साहब अभी थोड़े से मायूस होकर साइड पर हैं, लेकिन रिटायर नहीं हुए। नहीं, मायूस बिल्कुल भी नहीं हुए। वो अपनी जो उनका कलीदी किरदार है वो दे रहे हैं। जो मैं आज टीवी पर बैठकर, हमारे वजीर अपने कैबिनेट और इजलासों में और दफ्तरों में बैठकर जो पॉलिसीज बना रहे हैं, दे आर इन द लाइट ऑफ एंड गाइडलाइन ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, आपकी वैसे क्या राय है इस खबर से मुतालिक जो कि अमरीकी वफ्द आ रहा है और फिर उनके हवाले से मुख्तलिफ राय सामने आ रही है कि शायद खान साहब की रिहाई के मुतालिक भी कुछ हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राब्ता करेगी इस सारे मामले को लेकर इस डेलीगेशन? पहली बात तो ये है कि ये जो डायस्पोरा की मीटिंग हुई है उसकी इमरान खान साहब के साथ मीटिंग नहीं हुई। ठीक, नहीं हुई, कंफर्म कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, आप तरदीद कर रहे हैं अफसार साहब की खबर की? हाँ जी। जो ये पुरानी मीटिंग हुई थी इनमें से एक साहब की, वो बहुत पुरानी बात थी। आई थिंक गालिबन ये खबर है अक्टूबर पिछले जो या अगस्त 2024 की। ठीक। और 9 मई की माफ़ी का मुतालबा किया गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ, मैं तो स्टेटमेंट दे चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और उससे आगे फिर बात नहीं बढ़ी। अब इस बात पे यही मैं कह रहा हूँ ना कि जो नैरेटिव की आपने बात की है कि इमरान खान साहब का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के बारे में क्या मौक़िफ़ है, टेररिज्म के बारे में उनका मौक़िफ़ आता रहा है। अभी बलूचिस्तान में उनका अली अमीन साहब ने भी दिया है कि मुज़ाकरात के ज़रिए बात करें। इमरान खान साहब का ये जो नैरेटिव है नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मुतालिक, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब वहाँ पे कितनी कामयाबी उन डायस्पोरा को होती है, किन शराइत पे होती है, वो अभी उसकी तफसीलात सामने नहीं है। और जो लोग जिनके बारे में ये कहा गया उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई है काफ़ी लोगों की तरफ से,
लेकिन उसमें भी एक चीज़ की तशनगी ये है कि अगर आप उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो फिर या तो फिर ऑल्टरनेट लाएमल दीजिए सही कि आप ये तो कहें ना कि इनका ये बात ख़त्म है तो हमने ये करना है। जहाँ तक एहतजाज की और तहरीक की बात है, मैं नहीं समझता कि इस वक्त सोलो फ्लाइट ली जा सकती है। सही, वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है जी, हाँ, अपोजिशन का अलायंस बने जी, और उसके ऊपर फिर आगे जो मामलात आगे बढ़े, वही एक राह वही नजर आती है, उसके अलावा कोई रास्ता बिल्कुल नजर ठीक। नहीं आता। इख्तियार साहब, वैसे आज जब मैं इस्लामाबाद में दाखिल हुई हूँ ना, तो मैंने बड़े सारे बैनर्स देखे हैं शुक्रिया वजीर आजम के बिजली की कीमतों के हवाले से लगे हुए। अब सर वैसे कमी तो हुई है 7 रुपए, लेकिन ये डॉन न्यूज़ में खबर शाये हुई है, इनके मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौर में बिजली की कीमतों में इजाफे के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़े, चंद रुपए कम हो गए, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए माशाल्लाह सर इतनी 20 से 80 रुपए गए थे, 20 से 80 रुपए और फिर 8 रुपए। मुझे थोड़ा सा बोलने देना है, बीच में कट नहीं करना। ये कहानी है 2021 की फरवरी की, जब इन्होंने, इनके लीडर ने मुआहिदा किया था IMF के साथ, और वो बिजली के 1 यूनिट की कीमत 60 रुपए लिख कर गए हैं। पेट्रोल का 1 लीटर 325 रुपए का लिख कर गए हैं। और फिर जब उसकी हुकूमत, उसको पता लगा इमरान खान के जाने लगी है, तो उन्होंने वो मुआहिदा तोड़ दिया। और फिर उसकी कॉस्ट जो थी वो हमने भरी, और उसकी गवाही शेख रशीद ने सबसे पहले दी थी कि हमने सारी इकोनॉमी को अंडरमाइन कर दिया है और ये मुल्क हमारे बाद जो आएगा वो भुगतेगा। आपने देखा कि शौकत तरीन ने IMF को लेटर लिखा कि प्रोग्राम इनके साथ आप रिन्यूअल में ना जाएं। इमरान खान ने कहा था कि ये मुल्क जो है, ये इसकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी और ये मुल्क खाकम बदहान ये 3 हिस्से हो जाएगा, सोमालिया और दिवालिया हो जाएगा। उसके बाद फिर चीजों का ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि कीमतों में फर्क जो है ना, ये 1 या 2 महीने में नहीं आता, लेकिन जैसे ही इन्होंने मुआहिदे तोड़े और उसके बाद फिर उसका रिएक्शन आपने देखा कि कीमतें बढ़ती गई। हालांकि ये वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि बिजली का यूनिट हम 2 रुपए में देंगे। साहब ने भी तो मुआहिदा तोड़ा था, वो भी बताया करें। मैं अच्छा, मुझे थोड़ा सा अगर आप बोल लें तो फिर आप सवाल दूसरा कर ले, मैं जवाब आपको देता हूँ। वो उन चीजों के बाद एक टूटते और डूबते पाकिस्तान को हमने पॉलिटिकल स्टेक्स, आपने भी कहा था अपने शो में, मुझे अभी भी याद है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स जो है वो आग में फेंक दी है। हमने कहा कि हमने सियासत कुर्बान कर दी और हम रियासत को बचाएंगे। आज उसकी वापसी का सफर शुरू हुआ है, थोड़ा सही। ये आज 1 साल पहले ये 48 रुपए का यूनिट आज 37 का हो गया है। इंशाल्लाह जून के बजट में आपको सारी चीजों में, पेट्रोल हो, अशराए खुर्दनोश हो, ग्रोसरीज में, आपको हर चीज में एक वाज़े फर्क जो है वो नजर आएगा। टैक्सेशन में फर्क में नजर आएगा। हम उस टूटते हुए पाकिस्तान को बचा कर लाए हैं जिसको इमरान और PTI टूटने और डूबने के लिए छोड़ गए थे। सो हमें, मेरे ख्याल में, वजीर आजम शहबाज शरीफ को, उनकी टीम को और कायद नवाज शरीफ को क्रेडिट जरूर देना चाहिए। और एंड वी आर थैंकफुल। बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए। बहुत क्विकली पानी का झगड़ा बलूचिस्तान में, मैं जा रही हूं उसी मामले पे जा रही हूं, लेकिन मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे प्लीज मौका दें। कादिर मंसूर साहब, आपको दोनों हाथों से सलाम किया जा सकता है सर। हुकूमती दावों पूरा पाकिस्तान में आग लगी हुई है सर इस वक्त। अच्छा चले, बड़ी मेहरबानी है। आप सलाम करने जहाँ पे जाते हैं वो हमें पता है। सर आप खुद ही कर रहे थी तशरीफ, तो वो जरूरत नहीं है किसी और को कुछ करने की। इजाजत दीजिए सर। कादिर साहब नंबर 4 है, अप्रोच को सलाम नहीं करते। कादिर साहब, जो ये मुल्क को इकट्ठा करने की कोशिश है, पाकिस्तान को सलाम किया, मतलब खुदा का खौफ करे, पूरा पाकिस्तान आग लग गई। चलिए मुझे इजाजत दीजिए। कादिर साहब, सर महंगाई कम करने के जो हुकूमती दावे हैं मुत्तफिक हैं उससे आप गेट नंबर 4 पे चले। आप दोनों प्लीज कादिर साहब से बात करें। खेल का इलेक्शन तो चोरी करके जिसको उसको वजीर बनवा दिया आपने। चले सर, आप हुकूमत के इन दावों से पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया था फैसल। आप चोरों की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ, ये डिस्कशन आप लोग चाय पी कीजिएगा। अभी मुझे फिलहाल कादिर बंदूखेल साहब से जवाब लेने दीजिए। जी किरण, मुत्तफिक हैं सर आप जो हुकूमत दावे कर रहे हैं? आपने डॉन का न्यूज़ का हवाला दिया है मगर आपने पूरी बात नहीं बताई है। डॉन न्यूज़ ने तो बांडा फोड़ दिया है हुकूमत की बिजली के रिलीफ का। उन्होंने ये कहा कि बुनियादी टैरिफ में कोई कमी नहीं कही गई है। पावर डिवीज़न की जो बयान उन्हें कोट किया है,
तो बुनियादी टैरिफ कोई नहीं किए। इख्तियार वली साहब 6 रुपये या 7 रुपये कमी का जो पावर डिवीज़न ने खुद बांडा फोड़ दिया है, ये बताया कि पिछले 3 साल में या 2.5 साल में कितनी बिजली महंगी हो गई है, ठीक है, वो चीज़ कर ले। और मैं शुरू दिन से ये कहता आ रहा था, अब भी हुकूमत ने डर के मारे, क्योंकि सोलर जो है ना 10,000 मेगावाट जो है ना वो प्राइवेट ग्रीन मीटर के ज़रिए हुकूमत ले रही है। अब कराची के अगर मैं आपका हवाला दूँ तो हर दूसरे घर में जो है ना सोलर सिस्टम लग चुका है। और आप ये समझ लो, अगर 10,000 मेगावाट गवर्नमेंट ले रही है प्राइवेट उससे घरों से ग्रीन मीटर के ज़रिए, तो अगले 1-2 साल में क्या होगा? ये इनका के इलेक्ट्रिक के सारे जो है ना ये तनख्वाहें नहीं पूरी कर सके। और आज भी 195 अरब सब्सिडी दे रही के इलेक्ट्रिक को हुकूमत पाकिस्तान, जबकि प्राइवेट अदारा है और उसके बावजूद बिजली का ये आलम है कि यहाँ पे लोगों को बिजली नहीं मिल रही। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो डॉन न्यूज़ ने उसका बांडा फोड़ दिया, कोई टैरिफ बुनियादी टैरिफ में कोई कमी नहीं किया गया है, ये सिर्फ आदाद शुमार का गोरख धंधा है और कुछ नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर इसको हकीकत में माना जाए तो ये भी बताया जाए इख्तियार वली साहब के, ये भी इख्तियार वली साहब बता दे कि पिछले 2.5-3 साल में 7 रुपए तो कम हुए हैं सर। 3 साल में जितने पैसे बढ़े थे, अगर लेवी मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अगर जो खुद बढ़ाए थे उसमें कम किए तो उसकी तशहीर क्यों सर? किरण मुझे कंप्लीट करने दे। मैं वही बात कर रहा हूँ कि लेवी कम किया उनने 6 रुपये, बुनियादी टैरिफ में कोई कमी नहीं है। और अगर चलो मैं मान भी लो थोड़ी देर के लिए, डॉन की खबर को मैं गलत भी करार दूं, तो आप मुझे बताओ पिछले 2.5-3 साल में हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कितना इजाफा किया, ये भी बताया जाए। 4%। वैसे ये मैं आपको मैं एक वजाहत कर दूं, ये डॉन की खबर आज की नहीं है, ये 2 महीने पुरानी खबर है सर। ये इंकशाफात उन्होंने 2 महीने पहले किए हैं सर। ये 2-2.5 महीने पहले की खबर है। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं जी, आज से पूरा 1 साल पहले इस बिजली के यूनिट की कीमत 48 रुपए थी, आज 37 पर आ चुकी है। आप किस टैरिफ और किस स्लैब की बात कर रहे हैं? मैं तो बड़े सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि जिसका अवाम को समझ आ जाए। वैसे मैंने नहरों के मामले पर भी बात करनी थी, क्योंकि नहरों के मामले पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो है बड़े मामला दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली सर देखिए, मेरा जो बुनियादी सवाल था ना वो ये था कि जो पैसे हुकूमत ने बढ़ाए उसी को कम कर दिया 7 रुपए, ठीक है, आवाम को, बट मेरा सवाल सिर्फ ये था कि इसकी इतनी तशहीर की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल 6-7 रुपए जो कम हुए, कुछ पैसे कम हुए, वो भी उसमें दे दें, वो भी कम कर। मैं आप तीनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखी जी। सर टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन करेंगे। इख्तियार साहब बेहद शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम के आखिर में यहाँ ये बात करना नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क़िबला अव्वल की सरजमीन जुल्म से कांप रही है। फ़लस्तीन में इतना खून बह चुका है कि सारी दुनिया के अगर दरिया है ना वो सुर्ख हो जाएं। इसके बावजूद इस्लामी दुनिया से लेकर यूरोपीय यूनियन तक, अमेरिका बहादुर से लेकर अफ्रीका तक कोई नहीं है जो इजरायली जुल्म के खिलाफ अमली इक़दामात करे, जो नेतन्याहू को उसकी ज़बान में जवाब दे सके, जो फ़लस्तीन पर बमबारी रुकवा सके, जलते हुए बच्चों को आग से निकाल सके, भूख से सुकड़ते हुए जिस्मों को खाना फराहम कर सके, कचरे के ढेर पर सोते हुए इंसानों को बिस्तर फराहम कर सके, गंदे नालों से पानी पीने पर मजबूर इंसानों को पानी फराहम कर सके। फ़लस्तीन का हाल देखकर लगता है कि क़यामत आ चुकी है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। सारी दुनिया में दरिंदों का राज है जो फ़लस्तीन में मौजूद चंद लाख इंसानों का गोश्त नोच रहे हैं, उनका खून पी रहे हैं, उनकी हड्डियों के मीनार बना रहे हैं। 1.5 साल में 50,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। 50 लाख अफराद के रहने के लिए घर नहीं है, बच्चे, खाना पीना, दवाएं, बिस्तर सब ख़त्म, लेकिन कोई आगे बढ़कर एक्शन लेने वाला नहीं है। इजराइल की जानिब से 24 घंटों में घरों और कैंप्स पर हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में सहाफ़ी इस्लाम मक़दाद और उनका बेटा भी शामिल है। इसराइली फ़ौज दोबारा गज़ा के अंदर ज़मीनी कार्रवाइयाँ कर रही है। 18 मार्च के बाद से हर रोज़ फ़लस्तीन में 100 बच्चे शहीद हो रहे हैं। 34 अस्पताल और 80 सेहत के मराकज़ तबाह हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि गज़ा में इमदादी सामान के दाखिले पर पाबंदी से 10 लाख बच्चों पर इंतहाई तबाहकुन असरात पड़ रहे हैं। 2 मार्च 2025 से अब तक किसी भी किस्म की इमदाद को गज़ा में दाखिल नहीं होने दिया गया है।
जो कि इसराइली जारहियत के आगाज़ के बाद से इमदाद की बंदिश का तवील तरीन ये दौरानिया है। इसराइल ने हिलाल अहमर के जिन 15 अरकान को मुसल्लह अफराद कहकर शहीद कर दिया था, उसका झूठ भी बेनकाब हो गया है। शहीद होने वालों में से एक अहलकार आखिरी सांसें लेते हुए इसराइली जुल्म को रिकॉर्ड कर रहा था। गोलियों की बुछाड़ में भी कलमा हक बुलंद कर रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है, ज़रूर देखिएगा कि कैसे एम्बुलेंस की लाइट्स जल रही हैं, रज़ाकार यूनिफॉर्म में मलबूस हैं। उसके बावजूद सहूनी फ़ौज ने कॉन्वॉय पर गोलियों की बौछार कर दी। जुर्म छुपाने के लिए काबिज़ फ़ौज ने लाशें नामालूम मकाम पर दफना दी। शहदा की लाशें कई दिन बाद एक इज्तिमाई कब्र से मिली। सेटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से ये पता चलता है हमें कि कहीं ये एक प्री प्लान मंसूबा था और सहूनी फ़ौज ने बाकायदा घात लगाकर ये हमला किया है। हिलाल अहमर ने वाक़े को जंगी जराइम करार देते हुए सलामती काउंसिल से आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया, लेकिन हम सबको मालूम है ना कि सलामती काउंसिल में इसराइल के जराइम पर पर्दा डालने के लिए अमरीका मौजूद है, जिसका वाज़े सबूत हाल ही में पाकिस्तानी तजावीज़ को मुस्तरद करवाना है। अमरीका बहादुर ने वैसे तो 2 माह से इंसानी हकूक़ काउंसिल का बॉयकॉट कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ होने वाले फैसलों पर दबाव डाल रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ने काउंसिल पर इसराइल के खिलाफ जानिबदारी के इल्ज़ामात आयद किए हैं और पाकिस्तान की इस तजवीज़ को रोकने पर जोर दिया है, जिसमें इसराइल के इक़दामात की तहक़ीक़ात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक आज़ाद और गैर जानिबदार मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ थी। रॉयटर्स के मुताबिक नाज़रीन, अमरीका ने 31 मार्च को एक ख़त भेजा था जिसमें पाकिस्तान की तजवीज़ के हक़ में वोट देने से ख़बरदार किया गया था। ख़त में कहा गया था कि जो भी HRC मेंबर रियासत अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी इसराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल इम्पार्शल इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म की हिमायत करेगी, उसे उन नताइज का सामना करना पड़ेगा जो आलमी अदालत को करना पड़े। जिसके बाद पाकिस्तान की तजवीज़ में तब्दीली की गई और इसमें सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को मुस्तक़बिल में इंटरनेशनल इम्पार्शल इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म पर गौर करने की दावत देने का जिक्र किया गया। रॉयटर्स के ही मुताबिक जनेवा में 2 सफारतकारों ने बताया कि उन्हें अमरीका के सफारतकारों से पैगामात मौसूल हुए थे जिसमें उन्हें नई तहक़ीक़ात के ख़िलाफ़ वोट देने की दरख्वास्त की गई थी। अब ये वाज़ेह है नाज़रीन कि इस दुनिया में गज़ा की मदद के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाएगा। ज़मीन से तो मदद ख़त्म हो गई है। या अल्लाह, आसमान से ही मदद फरमा। वरसला अलैहिम तैरन अबाबील, के जैसे तूने अपने घर यानी काबतुल्लाह की हिफाजत अबाबील से की थी। क़िबला अव्वल और उसके मुजाहिदीन की मदद भी आसमान से फरमा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।